पहले ही बता देती हूँ, कल की क्लास आपको लेनी है। कल हम जो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास पढ़ेंगे, आज की क्लास भी रेंडमली चलेगी। जैसे जैसे हमने कल पढ़ा, कल हमने कितने सारे सेक्शन एकदम से इतनी जल्दी जल्दी कर लिए थे क्योंकि अननेसेसरी सेक्शन थे। ना ही आपको कभी वो सेक्शन याद होने कि आप जब तक उसको 10 से 20 बार पढ़ लो, देख लो कि क्या क्या सेक्शन में कहता है। अदरवाइज आपको उनको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट जो फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस था, गिविंग फॉल्स एविडेंस था, उसके अलावा। कल जो हम पढ़ेंगे ऑफकोर्स सेक्शन 34 से लेकर 38 और 149। उसके अलावा बाकी सब हम आज पढ़ लेंगे। पढ़ना तो क्या है, हमें सिर्फ देखना है कि क्या क्या बातें करता है। ठीक है, तो कल की क्लास आप लोग मिस मत करिएगा। मैं ऑलरेडी बहुत प्रिपेयर करके आऊंगी उस क्लास को, क्योंकि उस क्लास, यदि आपने उस क्लास की सोचा कि रिकॉर्डिंग देख लेंगे, कोई कोई मतलब आप क्या कर सकते हो, क्रॉस क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। यदि आप क्या कर रहे हो, लाइव क्लासेस ले रहे हो, रिकॉर्डिंग लोगे, ठीक है, समझ में आएगा, लेकिन 90% समझ में आएगा। यदि आप लाइव क्लास लोगे तो 100% समझ में आ जाएगा। तो कल की क्लास मिस नहीं करना, राइट। आ जाइए। आज जो हम पढ़ेंगे, कुछ नहीं पढ़ेंगे फालतू के, मतलब ऐसे सेक्शन पढ़ेंगे 121 से 131। ठीक है, 132 से जो भी है 140, इस तरीके के सेक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सेक्शन स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 6, ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट। ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, ठीक है, क्या बात करता है? ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट की बात करता है। इसमें आपको याद करना है, क्या याद करना है? एक तो होता है 122। 122 क्यों अलग से स्पेसिफिकली मैंने मेंशन किया? क्योंकि प्रिपरेशन, प्रिपरेशन किन्हीं किन्हीं जगह पर ही क्या है, पनिशेबल है। एक डकैती की प्रिपरेशन पनिशेबल है, इसकी प्रिपरेशन पनिशेबल है, और एक और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में ऐसा कुछ पनिशेबल है। तो एक बार देखना, ये प्रिपरेशन क्या करते हैं, वेजिंग वॉर अगेंस्ट इंडिया के लिए क्या करते हैं, आप कलेक्टिंग आर्म्स कर लेते हो, कलेक्टिंग आर्म्स कर लेते हो, तो आपका क्या है, ये पनिशेबल है। इसकी हम पनिशमेंट देखेंगे, लाइफ इम्प्रीजनमेंट है, 10 ईयर है, जैसा भी है वो देख लेंगे। लेकिन ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम अननेसेसरी इतना सारा पढ़े, लेकिन आपको ये सेक्शन याद रखना है। देखिए क्या बोलता है 121, वेजिंग वॉर और अटेम्प्ट टू वेज वॉर, बस इतना ही पढ़ना है। 121 क्या बोल रहा है, हुएवर वेज वॉर और अटेम्प्ट टू वेज वॉर या अबेट, तीनों चीजें आ गई। वेजिंग मतलब करना, अटेम्प्ट या अबेट वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उसकी जो पनिशमेंट है, क्यों याद रखनी है? क्योंकि डेथ की पनिशमेंट मिलती है। क्या पनिशमेंट मिलती है? शैल बी पनिश्ड विद डेथ, एलाइन और फाइन। समझ में आया? इसमें कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। 121 में तीनों चीजें आ गई है, वेजिंग वॉर, अटेम्प्ट टू वेज वॉर और अबेटिंग वेज वॉर। कोई इंसान युद्ध करा रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है, अबेट कर रहा है अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो इसकी पनिशमेंट है, वो पनिशमेंट आपको बताई दी गई है। 121 ए में क्या बोला है यहाँ पे? बचा क्या? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बची, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बची। तो 121 ए में क्या बोल दिया कि ये जो ऑफेंस 121 में करके आए हो, उसकी यदि आप कॉन्स्पिरेसी करते हो, उसकी यदि आप कॉन्स्पिरेसी करते हो, तो जो इसकी पनिशमेंट है वो लाइफ इम्प्रीजनमेंट है, या जो 10 ईयर की पनिशमेंट है। 122 मैंने आपको बता ही दिया, क्या कर रहे हो आप? आदमी इकट्ठे कर रहे हो, आर्म्स इकट्ठे कर रहे हो, एमिनिशन इकट्ठे कर रहे हो, कुछ भी ऐसी चीजें प्रिपेयर कर रहे हो जिससे क्या होगी, वेज वॉर। आपका इंटेंशन क्या है? वेज वॉर के लिए प्रिपेयर्ड होना है अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो इसकी पनिशमेंट है वो लाइफ इम्प्रीजनमेंट और 10 ईयर है, ठीक है। बस याद कर लो थोड़ा, बस 121 हमने याद करा, 121 हमने याद करा, और 122 कंसीलिंग विद इंटेंट टू फैसिलिटेट डिजाइन टू वेज वॉर, कोई चीज आप छुपा रहे हो, 123 के अंदर आ जाएगा। 124 के अंदर आप प्रेसिडेंट को असॉल्ट कर रहे हो, गवर्नमेंट को असॉल्ट कर रहे हो विद इंटेंट टू कंपेल और रेस्ट्रेन द एक्सरसाइज ऑफ एनी लॉफुल पावर, कोई भी लॉफुल पावर वो यूज कर रहे हैं, उनको करने में आप रोक रहे हो किसी भी तरीके से। अनलॉफुली जो लॉफुली पावर यूज कर रहे हैं, आप उनको रोक रहे हो, रिफ्रेन कर रहे हो, उनको रेस्ट्रेन कर रहे हो, ठीक है। तो आपको क्या जो पनिशमेंट मिलेगी, 7 साल की पनिशमेंट है। 124 है, हम बाद में पढ़ेंगे। जो 125, जो भारत के, समझना, जो भारत के ऐसे लोग हैं, भारत के आसपास के ऐसे देश हैं जिससे जिसके साथ में शांति बनी हुई है, जिसके साथ में शांति बनी हुई है, एशियाटिक पावर है जिनके साथ में शांति बनी हुई है, आप क्या कर रहे हो वहां पे? वेज वॉर। देखो, वेजिंग वॉर अगेंस्ट एनी एशियाटिक पावर इन एलियंस विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, whoever wage war against government of any asiatic power और एट पीस विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या अटेम्प्ट कर रहे हो या अवेट कर रहे हो, तो जो भी आपकी पनिशमेंट है वो 7 साल की पनिशमेंट है। कौन से लोग हैं? जो ऐसे देश है, जो ऐसी एसिटिक पावर है जिसके भारत के साथ में क्या बनी हुई है, शांति बनी हुई है।
देखो इसके अंदर नहीं, अपन उसमें से देख लेंगे नोट्स में कैसे याद करना है। ठीक है, अब आओ 126, कमिटिंग डेप्रिडेशन। डेप्रिडेशन का मतलब क्या होता है, मतलब डेप्रिडेशन मतलब लूटपाट करना, लूटपाट करना। कमिटिंग डेप्रिडेशन विद टेरिटरीज ऑफ पावर एट पीस विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में जिस देश में शांति बनी हुई है वहां पे आप क्या कर रहे हो, डेप्रिडेशन फैला रहे हो। फिर डेप्रिडेशन वाली प्रॉपर्टी को आप रिसीव कर रहे हो, 127 का चार्ज लगेगा। या पब्लिक सर्वेंट, कोई पब्लिक सर्वेंट है, वॉलंटरी अलाउइंग प्रिजनर ऑफ स्टेट और वॉर टू एस्केप, ठीक है, 128 का चार्ज लगेगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। पब्लिक सर्वेंट नेग्लिजेंटली सफरिंग सच प्रिजनर टू एस्केप, क्या कर रहे हैं ये जो तीन है, देखो ये तीन जो है 128, 129 और 130 में प्रिजनर को, ठीक है, बाई चांस एग्जाम में आ जाए, बाई चांस एग्जाम में आ जाए ना, पता नहीं आता है या नहीं आता, लेकिन याद नहीं होता है, मैं आपको बता रही हूँ, आप सोचोगे कि याद हो जाएगा, बाय चांस एग्जाम में आ जाए तो 128 से लेकर 130 में क्या कर रहा है, पब्लिक सर्वेंट जो कोई ऐसा इंसान है, प्रिजनर है, उसको भगाने में क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। क्या कर रहा है, भगाने में मदद कर रहा है, तो 128, 129 और 130 का चार्ज लगता है। देखो, पब्लिक सर्वेंट वॉलंटरीली अलाउइंग प्रिजनर ऑफ स्टेट और वॉर टू एस्केप, भगाने में सहायता सहायता कर रहा है। यहाँ तो वॉलंटरीली, यहाँ पे उसकी उपेक्षा के कारण प्रिजनर भग गया है, या एड कर रहा है, रेस्क्यूइंग जो भी है, हार्बरिंग, हार्बर कर रहा है उस प्रिजनर को, तो 130 का चार्ज है। एक बार ये देखते हैं, सिर्फ चार्ज सफिशियंट है। 121 में हमने वेजिंग वॉर, अटेम्प्ट और अबेटमेंट तीनों पढ़े। 121 ए में इसकी जो वेजिंग वॉर है इनकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पड़ी। 122 इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रिपरेशन पनिशमेंट है, प्रिपरेशन, आप कलेक्टिंग आर्म्स, मैन, एन्यूमिनेशन, इन लोगों को कर रहे हो, तो 122 की पनिशमेंट है। 123 कुछ डिजाइन विजाइन कंसील कर रहे हो, प्रेसिडेंट को असॉल्ट कर रहे हो, ठीक है, एसिएटिक पावर के साथ में आप क्या कर रहे हो, वेजिंग वॉर कर रहे हो, डेप्रिडेशन कर रहे हो, या प्रिजनर को वॉलंटरीली भगा रहा है कोई इंसान, नेग्लिजेंटली भगा रहा है, या कोई इंसान क्या, पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, आपको याद करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन थोड़ा बहुत समझ में आ गया। ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, बस आपको ये याद रखना है, कौन से उसमें है, चैप्टर 6 में, चैप्टर 6 ऑफ इंडियन पीनल कोड। अब क्यों पीछे दे रखे हैं बीएनएस में, क्योंकि जब अंग्रेजों के टाइम पे ये इंडियन पीनल कोड बना हुआ था, तो वो राज्य को सबसे ऊपर मानते थे। क्या मानते थे, राज्य को सबसे ऊपर मानते थे। आप देखोगे कि जो राज्य के अगेंस्ट ऑफेंस है इनको तो आगे दिया गया है, और बाकी महिलाओं के अगेंस्ट जो ऑफेंस है, मर्डर है, इनको पीछे दिया गया। बीएनएस में क्या करा, बीएनएस में इनको आगे कर दिया। ठीक है, बीएनएस में इनको आगे कर दिया, इन चैप्टर्स को पीछे शिफ्ट कर दिया। आते हैं 124A, सेडलिश। देखो, सिंपल सी बात समझना, 124A में जो पनिशमेंट है वो 3 ईयर है और लाइफ इम्प्रीजनमेंट है। जब हम इसकी पनिशमेंट देखेंगे, 124 की पनिशमेंट देखेंगे, तो ये 124A की पनिशमेंट देखेंगे तो 3 ईयर है और लाइफ इम्प्रीजनमेंट है। जब हम, आप देखते हैं, जब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता आप लोगों में से किसी को पता भी होगा या नहीं भी पता होगा, जब भारतीय न्याय संहिता 2023 पहली बार आया, जब प्रस्तुत किया गया पहली बार, तो जो सेक्शन 150 है वो थोड़ा थोड़ा सेडिशन से मिलता था। राजद्रोह को पूरी तरीके से खत्म कर दिया, नाम नहीं लिखा इन्होंने सेडिशन। सेक्शन 150 किससे मिलता था, ये जो 124 है उससे मिलता था। फिर जब आपने सुना होगा, किसी को पता है बीएनएस सेकंड आया था, भारतीय न्याय संहिता 2 आया था, एक बार हैंड रेज करो किसी को पता है तो। और कोई, शिवानी मैम, गौरांश के अलावा, प्रियंका, अवंशिका, अंजलि, अनुष्का, बीएनएस सेकंड आया, ये 2 बार आया है। ठीक है, इनमें कुछ चेंज होकर आए हैं। पहले में आप देखोगे, पहले में अनसाउंड माइंड वाला वर्ड नहीं था, लेकिन वापस से चेंज होकर बीएनएस 2 में अनसाउंड माइंड वर्ड डाल दिया। पहले में कुछ मेडिकल इलनेस तरीके का इस तरीके से लिखा हुआ था। बीएनएस जब 2 आया, उसके अंदर सेक्शन 152 बनकर आया। ये जो 150 था ना बीएनएस 1 में, वो 150 था, बीएनएस 2 में आया 152। एक तो ये चेंज हुआ। जब हम बीएनएस फर्स्ट देखेंगे, उसमें चाइल्ड की डेफिनेशन, चाइल्ड को डिफाइन नहीं किया गया, चाइल्ड को डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन बीएनएस 2 आया तो चाइल्ड को डिफाइन किया गया, सेक्शन 2 सब सेक्शन 3 के तहत। ठीक है, तो एक चीज तो आपको ये भी पता लग गई कि पुराने वाले, जब नया बिल प्रस्तुत हुआ था, बिल प्रस्तुत हुआ था फर्स्ट, तो जब ये सेक्शन 150 था, और अब ये 152 है। अब दूसरी बात मैं क्या बोलती हूँ, दूसरी बात होती है,
जो भारतीय इंडियन पीनल कोड का 124A है वो बात करता है राजद्रोह की। क्या बात करता है? राजद्रोह। और जो ये 152 है, क्लॉज लिखा हुआ है, अभी तो सेक्शन नहीं लिखा हुआ, क्लॉज 152 है भारतीय न्याय संहिता की, वो बात करता है राष्ट्रद्रोह। इसकी बात करता है राष्ट्रद्रोह की। अभी भी भारतीय न्याय संहिता के ये सेक्शन 152 में ऐसे ऐसे शब्द लिख दिए गए हैं जिसका मतलब किसी को पता भी नहीं है, बस लिख दिया, उनकी मर्जी है। अभी तक उनको एक्सप्लेन करने वाला कुछ उनको लिखना चाहिए था, एक्सप्लेनेशन की इस शब्द का मतलब ये है, इस शब्द का मतलब ये है। लेकिन आज मुझे कोई बताओ कि राजद्रोह और राष्ट्रद्रोह में क्या अंतर होता है, तभी आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझेंगे। अदरवाइज आपको 80% जो डेफिनेशन है, आपसे क्या कहा गया कि राजद्रोह को पूरी तरीके से हटा दिया गया है। यही कहा गया, यही सुना होगा आपने कि सेडिशन को पूरी तरीके से हटा दिया गया है। लेकिन आप जब इसकी पनिशमेंट देखो, जब इसकी डेफिनेशन देखोगे सेक्शन 152 में, तो 80% तो सिमिलर बात है। तो किस तरीके से हटा दिया गया? किसी को डिफरेंस पता है राजद्रोह और राष्ट्रद्रोह के अंदर क्या डिफरेंस होता है? एक बार कोई भी हैंड रेज करके बताओ, अदर देन प्रियंका। कोई भी हैंड रेज करके बताओ कि राजद्रोह और राष्ट्रद्रोह में क्या अंतर होता है। ठीक है, प्रियंका आप बताओ। मैम, राजद्रोह में जैसे कोई रूल कर रहा है तो उसके अगेंस्ट अपन वॉयलेंस कर रहे हैं या कुछ भी उसके अगेंस्ट में कुछ बोल रहे हैं, तो वो राजद्रोह। और राष्ट्रद्रोह मतलब नेशन के अगेंस्ट, स्टेट के अगेंस्ट कर रहे हैं, तो ठीक है, सही, ठीक है। जो 124A बात करता था, जो अंग्रेजों के टाइम पे, जब मतलब जो ये थे अंग्रेज लोग थे, उन्होंने कहा, उन्होंने क्या कहा, राजद्रोह के ऊपर ज्यादा मतलब फोकस दिया। राजद्रोह मतलब जो गवर्नमेंट है एस्टेब्लिश्ड बाय इंडिया, जो इंडिया में जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ आप कुछ बोल रहे हो, उसके खिलाफ आप कुछ बोल रहे हो, तो 124A में आता था। लेकिन जब हम 152 की अंदर चीजों को पढ़ेंगे तो यहाँ पे स्पेसिफिकली बात की गई है राष्ट्रद्रोह की, मतलब पूरा भारत के खिलाफ। यहाँ पे कांग्रेस हो गया, भाजपा हो गया, कोई भी हो गया, वो बात थी राजद्रोह में। और जब हम सेक्शन 152 की बात करेंगे वहां पे है राष्ट्रद्रोह। मतलब राष्ट्रद्रोह है, लिखा नहीं है राष्ट्रद्रोह, लेकिन हम जब पढ़ेंगे तो पता चल रहा है कि वहां पे राष्ट्रद्रोह की बात की गई है। और यहाँ की पनिशमेंट कितना था? 3 ईयर एलआई है ना, यहाँ पे पनिशमेंट को क्या कर दिया गया, हार्ड कर दिया गया, 7 ईयर एलआई है। क्या है? 7 ईयर एलआई। एक बार हैंड रेज कर दो, समझ में आया क्या जो मेरा इंटेंशन था समझाने का? कि कहते हैं कि बीएनएस में सेडिशन को हटा दिया गया, सेडिशन को तो हटा दिया गया, लेकिन कौन से सेडिशन को? जो हम गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलते हैं। भाई हर इंसान का आर्टिकल, जब हम 19 की बात करते हैं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। तो आप किसी इंसान, जो गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड है, तो आप किसी इंसान को इस तरीके से कैसे मना कर सकते हो? बोल सकते हैं, अपने टीका टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन आप राष्ट्र के खिलाफ नहीं बोल सकते। ठीक है। और इसी के बेस पे सेक्शन 66, भाई राष्ट्र के खिलाफ क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है। क्या लगाई गई है? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। जब हम आर्टिकल 1990 के ये पढ़ेंगे, सब क्लॉज 2 ऐसे कुछ पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल मेरे दिमाग के ऊपर जाता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर लिखा हुआ है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है। तो उसके अंदर ये चीजें जो भारतीय न्याय संहिता के 152 में कहा गया है, ठीक है, कि आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन पुट कर सकते हो, तो सेक्शन 152 में कि भाई आप राष्ट्र के खिलाफ भी आड़ी बाकी बातें नहीं बोलोगे। आ जाइए, क्या बोलता है राजद्रोह मतलब सेडिशन, क्या बात करता है, देखते हैं। देखो, आप क्या कर रहे हो, देखो स्पेसिफिकली चीजें पढ़ना। अगेंस्ट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, कि आप क्या कर रहे हो, वर्ड, वर्ड के अंदर अब हमें सब पता चल गया। वर्ड रिटन और स्पोकन बाय साइन बाय विजुअल रिप्रेजेंटेशन और अदर, कि जो आप शब्दों से लिख कर, बोल कर, साइन विजुअल, ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन उस टाइम पे हम बार बार पढ़ते होंगे इसलिए विजुअल लिखा हुआ है, मैंने हर जगह विजुअल लिखा हुआ है नोट्स में। विजिबल रिप्रेजेंटेशन वर्ड है यहाँ पे। आप क्या कर रहे हो, हेटर्ड फैला रहे हो, HCD, पता नहीं क्यों याद करते हैं हम ऐसे, HCD, हेटर्ड फैला रहे हो, कंटेम्प्ट फैला रहे हो। हेटर्ड मतलब घृणा, कंटेम्प्ट मतलब अवमानना, है ना, अवमानना। डिसअफेक्शन मतलब डिसअफेक्शन का भाव, अगेंस्ट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। क्या बोला? हुएवर कॉजेज या हुएवर बाय वर्ड, whether it is spoken or it is written,
फर्स्ट वर्ड हमने याद करा। फिर विजिबल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू क्या कर रहे हो, हेटर्ड फैला रहे हो, कंटेम्प्ट फैला रहे हो, डिसअफेक्शन फैला रहे हो। डिसअफेक्शन का मतलब होता है दुश्मनी की भावना फैला रहे हो। मैं बोल रही हूँ तुम लोग, आप लोगों को कि भारत देश, बिल्कुल भारत देश नहीं, ये तो जो भी बीच में बीजेपी की सरकार चल रही है बिल्कुल ही खराब है, बेकार है ना, इस तरीके से बात कर रही हूँ। तो ये चीजें गलत है, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, सेडिशन कहा जाता है। एक बात और बताती हूँ मैं आपको, जब हम सेक्शन 152 बीएनएस की बात करेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भी ऐड किया गया है। क्या ऐड किया गया, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के थ्रू भी आप ऐसी चीजें करते हो तो क्या है, ये चीजें गलत है, ये चीजें गलत है। तो अब आप मुझे एक बात बताओ कि यदि 124 ए में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इंक्लूड नहीं किया गया था, लेकिन हम प्रिजम्पशन तो लगा सकते हैं ना कि इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड था इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। मान लीजिए 124 ए में लिखा हुआ नहीं है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, लेकिन लेकिन ये ऑलरेडी इंक्लूडेड था, हम इसको मानेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के थ्रू भी यदि सेडिशन किया गया है ये बीएनएस आने से पहले, तो भी हम इसको सेक्शन 124 में कंसीडर तो करते ही थे, चाहे स्पेसिफिकली नाम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं लिखा गया हो। ठीक है डिफरेंस, लेकिन इसके अंदर हम ऑलरेडी इंक्लूडेड मानते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को। ठीक है, आ जाइए, और क्या क्या लिखा हुआ है कि हुएवर बाय वर्ड रिटन और स्पोकन बाय साइन बाय विजुअल रिप्रेजेंटेशन और अदर कॉज हेटर्ड, घृणा फैला रहा है, अवमानना फैला रहा है या एनिमिटी का भाव फैला रहा है अगेंस्ट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, इसे क्या कहा जाता है, सेडिशन कहा जाता है। पनिशमेंट लाइफ इम्प्रीजनमेंट है प्लस फाइन है, या 3 साल प्लस फाइन या फाइन है। देखो तीन पनिशमेंट है, लाइफ इम्प्रीजनमेंट है स्लैश 3 साल प्लस फाइन है या फाइन है। ठीक है, जब हम 152 की बात करेंगे लाइफ इम्प्रीजनमेंट है, 7 साल है प्लस फाइन है या फाइन है, वो हम देख लेंगे एक बार 152 भी। डिसअफेक्शन मीन्स होता है फीलिंग ऑफ डिस। अब इस सेक्शन पे देखो इतना इतना मतलब ज्यादा दिमाग लगाने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि चेंज हो चुका है, लेकिन जो जो चीजें हमें पढ़नी है वो तो हम पढ़ लेते हैं। फीलिंग ऑफ डिसलॉयल्टी और एनिमिटी, लेकिन आप क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट पे टिक्का टिप्पणी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, ये एक्सेप्शन है कि आप गवर्नमेंट के किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम पे, अदर ऑपरेशन पे, मेजर्स पे क्या कर सकते हो, टीका टिप्पणी कर सकते हो, बोल सकते हो, अप्रोबेशन कर सकते हो। लेकिन इसका मकसद, देखो इसका मकसद केवल जो, जैसे मान लीजिए कि चिरंजीवी पॉलिसी है, तो हम, मैं बोल रही हूँ कि चिरंजीवी पॉलिसी अच्छी नहीं है, तो ये मेरा अधिकार है, मैं टीका टिप्पणी करना चाह रही हूँ कि इसे क्या कर देना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए। तो जो टीका टिप्पणी का उद्देश्य है वो ऑल्ट्रेशन होना चाहिए, ना कि हेटर्ड फैलाना। मेरा उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस में अशोक गहलोत इतना ऐसा ऐसा काम करके गया, हेटर्ड फैलाने वाली भावना नहीं होनी चाहिए। ठीक है, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंट इंडिया में केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के थ्रू आया था इस एडिशन। फिर 124 से किसी ने, मतलब इस केस में कहा था 124 ए अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, आर्टिकल 19 2 के तहत क्या हो सकते हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं। ठीक है, और सेक्शन 66 ऑफ इनकम, ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 को क्या कर दिया गया था, स्ट्रक डाउन कर दिया गया था, स्ट्रक डाउन कर दिया गया था इस सेक्शन के तहत। जो भी है आप देख लेना, बाकी इसमें अपन को इतना पढ़ने का जरूरत नहीं है, डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत है। अब हम आते हैं सेक्शन 152 पे। कि 152 क्या बोलता है, ये भी तो पढ़ना चाहिए ना हमें, जब हम पढ़ ही रहे हैं। देखो कितनी बड़ी बड़ी बात कह दी इन्होंने कि संप्रभुता, एकता और इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन आप ऐसा कर रहे हो जिससे भारत की संप्रभुता, एकता पे क्या हो रहा है, क्वेश्चन उठा रहे हो। ठीक है, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, अभी मुझे शब्द याद नहीं, अखंडता शब्द होगा, एक बार देख लेंगे कि आप क्या कर रहे हो। इसके अंदर शब्द देखो, whoever, purposely और knowingly, why words either spoken, ये एक नया शब्द मतलब ऐड हुआ है। वैसे तो 124 ए में ये वर्ड नहीं था, लेकिन हम ऑलरेडी इंक्लूडेड मानते थे कि whoever, purposely और knowingly, by words either spoken or written or by signs or by visible representation or by electronic communication और बाय यूज ऑफ फाइनेंशियल मीन। ये देखो अब इन्होंने ये वर्ड डाला
फाइनेंशियल मीन। तो कहीं ना कहीं मेरी बात समझो, कहीं ना कहीं इनको फाइनेंशियल मीन को एक्सप्लेन करना चाहिए था। अब इसका लोग क्या क्या इंटरप्रिटेशन लगाएंगे, वो हो सकता है कि जब 1 जुलाई 2023 2024 को ये नया एक्ट बनकर आए तो कुछ इन्होंने एडिशन कर देगी, एडिशन कर दे, लेकिन इन्होंने शब्द लिखा बाय मीन, बाय फाइनेंशियल मीन, तो हमें नहीं पता इसका मतलब क्या है। देखो, बाय फाइनेंशियल मीन और अदरवाइज, वे सेम एक्साइट्स और अटेम्प्ट्स टू एक्साइट, पता नहीं ये क्या होता है, सीसेशन कुछ होता होगा, आर्म्ड रिवेलियन, सबवर्सिव एक्टिविटी और एनकरेजेस फीलिंग ऑफ सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज और एंडेंजर सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, or indulges in commits in any such act shall be punished with imprisonment for life or imprisonment which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। लेकिन आप क्या कर सकते हो, डिसएप्रोवेशन कर सकते हो, डिसएप्रोवेशन कर सकते हो। तो आपने एक चीज देखी, यहाँ पे 3-4 शब्द बोल दिए, संप्रभुता, एकता, अखंडता, लेकिन ये जो शब्द है ये स्पेसिफिकली यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा, यहाँ पे स्पेसिफिकली राष्ट्रद्रोह नहीं कहा गया है, लेकिन जो शब्द हम देख रहे हैं उससे हम ये प्रिजम्पशन लगा सकते हैं कि ये जो बातें की गई है ये राष्ट्रद्रोह के लिए बातें की गई। आई होप आगे भी जब आप वीआरएस पढ़ोगे, क्योंकि स्पेशल सेक्शन है, थोड़ा सा अलग से सेक्शंस बताए गया है, तो आपको ये याद करने की जरूरत है कि सेडिशन हटाया नहीं गया है, सेडिशन को और मॉडिफाई कर दिया गया है, मॉडिफाई करके उसको थोड़ा सा और अपग्रेडेड वर्जन, कि आप क्या गवर्नमेंट स्टेब्लिश बाय इंडिया क्या बोलोगे, आप तो संपूर्ण भारत के खिलाफ कुछ भी बोल रहे हो, तो ये चीजें गलत है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब सेडिशन की डेफिनेशन की हुएवर बाय वर्ड, वेदर स्पोकन, रिटन, साइंस, विजिबल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आप क्या करो, हेटर्ड, कंटेम्प्ट और ऐसे डिसअफेक्शन फैला रहे हो बाय द गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, जो भी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे है वो कहा जाता है, सेडिशन कहा जा सकता है। लेकिन आप डिसअप्रोवेशन कर सकते हो जो भी गवर्नमेंट के एक्ट हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उनके लिए। ठीक है, तो हो गया 121 टू 131। आपको ये क्या याद रखना है, 121 याद रखना है, एक ये याद रखना है, 122 याद रखना है, 124 असॉल्ट करते हैं वो थोड़ा सा देख लो, और 120 8 से 30 आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, हमने याद नहीं करे लेकिन आपको याद हो जाएंगे। और 124 ए सेडिशन याद रखना है। और ये 110% बाय चांस यदि आरजेएस में, मैं मानती हूँ कि बाय चांस यदि आरजेएस में मेंस में बीएनएस आया तो वो 110% इस पे क्वेश्चन बनाएंगे, इस पे क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि हट के चीजें आज मैंने बनाए, बीएनएस के नोट्स बनाए अबेटमेंट तक। ठीक है, अबेटमेंट तक नोट्स बनाए, तो अब कुछ भी नहीं है, डिट्टो के डिट्टो चीजें, एक भी चीज मुझे इधर से उधर नहीं दिखी है, एक भी चीज इधर से उधर नहीं दिखी है। ठीक है, बस ये है कि सेक्शन 2, सेक्शन जो हमारा चैप्टर 2 था उसको सेक्शन 2 में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, जो ये हम पढ़ते हैं ना, क्लर्क के पास में प्रॉपर्टी है, ये 34 से 38 पढ़ते हैं, एक्ट ओमिशन, इन सबको सेक्शन 3 में किसमें कन्वर्ट कर दिया गया है, सेक्शन 3 में कन्वर्ट कर दिया गया है। जो भी हमारे जनरल एक्सेप्शन है सेक्शन 4 में कन्वर्ट कर दिया गया, सारे मतलब जो हमने 120 बी तक पढ़े ना, इनको कुल मिलाकर ये शायद 50 या 52, ये जो 120 है इनको 52 सेक्शंस में कन्वर्ट कर दिया गया, बाकी डिट्टो एज इट इज चीजें हैं। ठीक है, एज इट इज चीजें। अब आओ देखिए, अब अपन ये इसको तो बंद कर देते हैं। अब आ जाइए 131 से लेकर 132 से लेकर ऑफेंस रिलेटेड टू आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। बस चैप्टर 7 याद कर लो, मैंने क्या बोला, बस चैप्टर 7 याद कर लो कि चैप्टर 7 किससे रिलेटेड बात करता है। चैप्टर 6 किससे रिलेटेड बात करता है, स्टेट से रिलेटेड बात करता है। चैप्टर 7 बात करता है आर्मी, नेवल, एयरफोर्स के, ऑफेंस रिलेटेड टू आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। बस आपको इतना अंदर जाने की इसके अंदर जरूरत नहीं है। यदि आपको याद करना है तो ये आपके सामने क्या है, ये देखो, ये चैप्टर को मैंने इस एक पेज में ही खत्म कर दिया है। यदि आपको याद करना है तो देख लेना, आपने म्यूटिनी करी, ठीक है, आप म्यूटिनी फैला रहे हो, मतलब म्यूटिनी का मतलब क्या होता है, गद्दारी, गद्दारी कर रहे हो, गद्दारी फैला रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो बाकी और ये एक बार ये देख लेना, बियरिंग गार्ड, कि आप क्या करो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के ड्रेस पहन के आप है ना कुछ डिसऑनेस्ट इंटेंशन से लोगों को फंसा रहे हो, तो 140 का पनिशमेंट है। किसका पनिशमेंट है, 140 का पनिशमेंट है। अब आ जाओ 141 से 160।
ठीक है, इसमें हम 149 नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये हम कल कल पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन 141 वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। फिर 159, 160 वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। इनको हमको इग्नोर करके नहीं चलना। एक बार रुकिए। हाँ, हाँ, अब आ जाते हैं 141 डेफिनेशन लर्न करनी है। पूछा जाता है एग्जाम में, मेंस में इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ये बड़ी डेफिनेशन है। आप जितनी भी डेफिनेशन पढ़ के आए हो, एक्सेप्ट मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड के अलावा, ये एक डेफिनेशन बड़ी डेफिनेशन है 141। ठीक है, अब हम इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता भी देती हूँ। कॉमन इंटेंशन हम पढ़ते हैं 34 से 38 में। यहाँ पे जो बात होती है वो बात होती है कॉमन ऑब्जेक्ट की। क्या बात होती है याद रखोगे, हमेशा याद रखना है कि लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे बात होती है 34 से 38 में बात होती है कॉमन इंटेंशन। और कॉमन ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी ऑफेंस है वो सेक्शन 141 के तहत आते हैं। ठीक है, कभी भी कॉमन ऑब्जेक्ट की बात होगी तो सेक्शन 141 के तहत जो ऑफेंस दिए गए ना उनसे रिलेटेड कॉमन ऑब्जेक्ट ही होता है। फिर यहाँ पे होते हैं, ऊपर ऊपर से बता रही हूँ, बाकी कल हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लोगों की जरूरत है 2 लोगों की। यहाँ पे लोगों की जरूरत है 5 या 5 से ज्यादा लोगों की। ठीक है, 5 या 5 से ज्यादा लोगों की जरूरत होती है। मोस्टली ये चीजें सिमिलर है। प्री मीटिंग ऑफ माइंड, यहाँ पे प्री मीटिंग ऑफ माइंड जरूरी है, वो हम बाद में, ये भी हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे प्री मीटिंग ऑफ माइंड जरूरी नहीं है। यहाँ पे जनरली ग्रुप की बात होती है। पहले से ये लोग प्रिपेयर करके जाते हैं कि इसका मर्डर करना है या इसको इसको कुछ तरीके। यहाँ पे मान लीजिए कि आप 4 लोग, आप मान लीजिए गौरांश, प्रियंका, वंशिका, अंजलि खड़ी हुई है 4 लोग खड़े हुए हैं। मैं जाके, मेरा कुछ इनसे प्री मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है, मैं जाके इनके ग्रुप को ज्वाइन कर लेती हूँ और अनलॉफुल असेंबली बना लेती हूँ। वो सब हम आराम से भी देखेंगे अनलॉफुल असेंबली क्या होती है। अनलॉफुल असेंबली बना लेती हूँ और ऐसा कुछ काम कर देती हूँ इन परसुएंस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। एक बार हम शब्द देखेंगे जो 141 में लिखे हुए हैं। 141 में लिखे हुए हैं, तो हमें पनिशमेंट मिलती है। और एक चीज याद रखो कि कॉमन इंटेंशन जो हम बात करते हैं, कॉमन इंटेंशन ये अपने आप में एक ऑफेंस नहीं है, लेकिन कॉमन ऑब्जेक्ट के जो ऑफेंस दे रखे हैं वो सेक्शन 141 में दे रखे हैं। यदि आपने थोड़ा सा भी इंडियन पीनल कोड पढ़ा होगा तो जो मैंने अभी आपको बताया वो समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो अपन कल की क्लास में आराम से, हम लोग आराम से डिस्कस करेंगे। लेकिन बस इतना समझना कि वहां पे कॉमन इंटेंशन की बात होती है 34 से लेकर 38 में। और जब हम सेक्शन 141 से लेकर ये शायद 149 या 50 देखते हैं, यहाँ पे बात होती है कॉमन ऑब्जेक्ट। आ जाइए, क्या बोलता है सेक्शन 141। स्क्रीन पे रहेगा, एक बार देखते हैं। देखिए, चैप्टर नंबर 8 जनरली बात करता है अनलॉफुल असेंबली। अनलॉफुल असेंबली, व्हाट इज इट्स पनिशमेंट। देखो, 5 या 5 से ज्यादा लोग, तो सबसे पहले आपको यही लाइन लिखनी है कि 5 या 5 से ज्यादा लोग क्या करते हैं, ये सब काम करते हैं जो नीचे लिखे हुए रहते हैं। ये सब काम करते हैं जो नीचे लिखे हुए हैं, तो इनको क्या कहा जाता है, इनको माना जाता है अनलॉफुल असेंबली का मेंबर। ठीक है, वापस मैं बोल देती हूँ कि कोई भी जो लोग हैं, 5 या 5 से ज्यादा लोग जो नीचे पनिशमेंट्स, नीचे जो ऑफेंसेस लिखे हुए हैं वो मिलकर करते हैं इन परसुएंट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इन्हें क्या माना जाता है, इन्हें अनलॉफुल असेंबली का मेंबर माना जाता है। क्या माना जाता है, मेंबर माना जाता है। तो ये 5 ऑफेंस कौन कौन से हैं, ये हम यहाँ से पढ़ेंगे। देखिए,
बहुत सारे ऑफेंस तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन वही कि एन असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन इज डेजिग्नेटेड एज अनलॉफुल असेंबली, ये चैप्टर का नाम है, ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, कि 5 या 5 से ज्यादा लोगों की जो असेंबली है उसे अनलॉफुल असेंबली माना जाता है यदि इन 5 लोगों का कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है। कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है कि क्रिमिनल फोर्स का यूज करके या क्रिमिनल फोर्स को दिखाकर, ठीक है, कोई भी सेंट्रल, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर की और पब्लिक सर्वेंट ये अपने लॉफुल पावर को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो उनको क्या करना, उनको रोकना, रिस्ट्रेन करना, डराना, किसके थ्रू, सबसे पहला वर्ड है क्रिमिनल फोर्स के थ्रू। बहुत सारी जगह आप क्रिमिनल फोर्स देखोगे, क्रिमिनल फोर्स देखोगे यहाँ पे बहुत सारी जगह। सबसे पहला कि कोई भी ये जो अच्छे लोग हैं, कौन कौन, पार्लियामेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, या पब्लिक सर्वेंट अपने लॉफुली काम कर रहे हैं ना, लॉफुली काम कर रहे हैं, तो आप इनको क्या कर रहे हो, नेसेसरी क्रिमिनल फोर्स का यूज करके रोक रहे हो। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि आप सबसे पहले तो इनके कामों को रोक रहे हो, फिर किसी भी तरीके के लॉ या लीगल प्रोसेस के एग्जीक्यूशन को रोक रहे हो, लॉ या लीगल प्रोसेस के एग्जीक्यूशन को रोक रहे हो। देखो, 2 पॉइंट एक साथ याद रखने हैं आपको। सबसे पहले आपने ये सेंट्रल एक्ट या स्टेट गवर्नमेंट या आपने पब्लिक सर्वेंट या लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट, इनके जो भी एक्ट है इनको रोका। फिर ये लोग क्या काम करते हैं, लॉ या लीगल प्रोसेस या लॉ या लीगल प्रोसेस के एग्जीक्यूशन को आप क्या कर रहे हो, रोक रहे हो। तो दो हमने देखा, दो हमने थोड़ा सा स्टेट से रिलेटेड चीजें आ गई, क्रिमिनल फोर्स को दिखाकर, क्रिमिनल फोर्स को शो करके। फिर आप क्या कर रहे हो, टू कमिट एनी मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास और अदर ऑफेंस। आप 5 लोग मिलके मिसचीफ कर रहे हो, क्रिमिनल ट्रेसपास कर रहे हो, या कोई भी अदर ऑफेंस कर रहे हो, ठीक है। फिर आप क्या कर रहे हो, क्रिमिनल फोर्स के द्वारा या क्रिमिनल फोर्स के को दिखाकर कोई भी पर्सन टू एनी पर्सन टू टेक और ऑब्टेन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी और टू डिप्राइव एनी पर्सन फॉर द enjoyment of way use of water in corporeal right to which of which he is in possession or enjoyment। आप किसी पर्सन को, आप किसी पर्सन से जबरदस्ती प्रॉपर्टी रिकवर कर रहे हो, आते हैं ना गुंडे मतलब 5 ग्रुप बन के आ जाते हो, हमें प्रॉपर्टी दे दो। या आप मान लीजिए कोई रास्ता यूज कर रहा है कोई इंसान, या कोई पानी, पानी का रास्ता, पानी का वाटर वे यूज कर रहा है, या कोई भी प्रॉपर्टी यूज कर रहा है, उसको आप ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, रेस्ट्रेन कर रहे हो, आप 5 लोग मिलकर, ठीक है। फिर आप क्या कर रहे हो, बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स, देखो आपको यहाँ क्रिमिनल फोर्स, यहाँ क्रिमिनल फोर्स और यहाँ क्रिमिनल फोर्स करना है, ठीक है। बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो करके, या तो क्रिमिनल फोर्स के द्वारा या क्रिमिनल फोर्स को दिखाकर किसी पर्सन को एक ऐसा काम करने के लिए बोल रहे हो जो वो लीगली बाउंड टू डू नहीं है, लीगली बाउंड टू डू नहीं है, आप उसको जबरदस्ती ये काम करने के लिए बोल रहे हो, और उसको जबरदस्ती ओमिट करने के लिए बोल रहे हो किसी काम को जो वो लीगली बाउंड टू डू है। तो आपको कैसे याद रहेगा, देखो मैं बताती हूँ। दो हमने स्टेट से रिलेटेड कुछ कुछ पढ़े, ठीक है, दो हमने स्टेट से रिलेटेड पढ़े, दो हमने एक आदमी से रिलेटेड पढ़े, पर्सन से रिलेटेड पढ़े। बीच वाला देख लेना आपको किस तरीके से याद करना है, मिसचीफ करो, क्रिमिनल ट्रेसपास करो, क्या क्या पढ़ा हमने, कि कोई भी सेंट्रल एक्ट है, स्टेट एक्ट है, पार्लियामेंट्री एक्ट है, लेजिस्लेटिव एक्ट है, पब्लिक सर्वेंट का एक्ट है, उसको शो करके या ओवर जो भी शब्द है वो देख लेना, क्रिमिनल फोर्स का शो करके रोक रहे हो। दूसरा, लॉ या लीगल एग्जीक्यूशन, लीगल प्रोसेस का एग्जीक्यूशन हो रहा है, उसको आप रोक रहे हो, 5 या 5 से ज्यादा लोग मिलके। नीचे हमने पढ़ा पीपल, एक पर्सन, कि कोई एक पर्सन एक अपनी प्रॉपर्टी का एंजॉय कर रहा है, किसी पर्टिकुलर वे का एंजॉय कर रहा है, ठीक है, किसी पर्सन से जबरदस्ती आपको प्रॉपर्टी छीननी, ऑब्टेन करवा रहे हो जब किसी पर्सन से प्रॉपर्टी, ठीक है, तो ये 4th नंबर का, राइट, 4th नंबर का पॉइंट। और 5th नंबर का पॉइंट क्या है, 5th नंबर का पॉइंट, किसी पर्सन को आप इंसिस्ट कर रहे हो, इंसिस्ट कर रहे हो जो वो लीगली बाउंड टू डू नहीं है, काम करने के लिए इंसिस्ट करने, इंसिस्ट उस काम के लिए कर रहे हो जो वो लीगली बाउंड टू डू नहीं है, और उस पर्सन को ओमिट कर रहे हो जो वो लीगली बाउंड टू डू है। तो दो ऊपर के याद करें, दो नीचे के याद करें, बीच का आप देख लेना, मिसचीफ करते हो, क्रिमिनल ट्रेसपास करते हो, या अदर ऑफेंस करते हो। मैम ये फोर्थ वाला क्या बोला आपने? फोर्थ वाला है कि कोई पर्सन से जबरदस्ती आप प्रॉपर्टी ऑब्टेन करवा रहे हो, प्रॉपर्टी क्या करवा रहे हो, ऑब्टेन करवा रहे हो, ठीक है, जो, ठीक है, जिस जो वो प्रॉपर्टी इंजॉय करने का अधिकार रखता है वो पर्सन,
जो प्रॉपर्टी इंजॉय करने का अधिकार रखता है उस प्रॉपर्टी को इंजॉय नहीं करने दे रहे हो। किसी जैसे मान लीजिए कोई भी पब्लिक वे या वाटर वे जहां से वो निकलने का अधिकार रखता है उसको वहां पे जाने से रोक रहे हो, 5 या 5 से ज्यादा। आप देखो यहाँ पे मोस्टली सारे ही ऑफेंस आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है, अदर ऑफेंस। अदर ऑफेंस लिख दिया ना इन्होंने, टू कमिट एनी मिसचीफ ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास और अदर ऑफेंस। बस यहाँ पे आप क्या है, आपको जो अनलॉफुल असेंबली में शब्द लिखना है 5 और मोर पर्सन इन फर्दरेंस। अब फर्दरेंस तो शायद उसमें आता है इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, यहाँ पे क्या शब्द आता है वो एक बार देखते रहो। 149 में एक शब्द है इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। याद रहेगा, ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है कि जब भी आप कॉमन इंटेंशन लिखोगे ना तो वहां पे लिखा रहता है इन फर्दरेंस। अभी अब स्क्रीन देखोगे तो आगे कभी भी जिंदगी में आपको याद रहेगा कि मैम ने इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन होता है, और ये होता है इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये दो शब्द आपको याद रखने की कभी भी, ये एफ, ठीक है, एफ होता है फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, और इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो आपने क्या बोला कि अब कैसे लिखोगे, अब याद रखो कि व्हाट इज अनलॉफुल असेंबली, कि व्हेन 5 और मोर पर्सन इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट डज एनी एक्ट विच इज इन्यूमरेटेड एज बिलो, या विच इज एन्यूमरेटेड बिलो। वो दो ऊपर वाले काम, दो नीचे वाले काम, और क्या कर रहे हो, मिसचीफ कर रहे हो, क्रिमिनल ट्रेसपास कर रहे हो या अदर ऑफेंस कर रहे हो, तो आपको क्या कहा गया, आपकी जो असेंबली है इसे क्या कहा गया, अनलॉफुल असेंबली के तौर पर आपको डेजिग्नेट किया गया है। देखते हैं एक बार सारा, क्योंकि डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, याद करते जाना है हमको कि an assembly of 5 or more person is designated as unlawful assembly if the common object of persons composing that assembly to overthrow by criminal force or show of criminal force central or any state government, parliament, legislature or public servant in the exercise of lawful power of public servant to resist the execution of any law or any legal process by means of criminal force or show of criminal force to any person to take or obtain possession of any property or to deprive any person of the enjoyment of right to way or the use of water or any incorporeal right of which he is in possession or enjoyment or to enforce any right, और suppose ये आपको याद करना है तो ठीक है, अदरवाइज ठीक नहीं करना तो ओके। by means of criminal force or to show of criminal force to compel any person to do what he is not legally bound to do or omit to do what he is entitled to do, ठीक है। और टू कमिट एनी मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास और अदर ऑफेंस, तो इसे क्या कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, वेरी वेरी, कभी भी आपको एग्जाम है, ठीक है, तो ये डेफिनेशन तो याद करके, अभी याद कर ली, आप इसको 10 बार पढ़ोगे बन के अंदर बस जाएगी, एग्जाम में जाओगे तो इस डेफिनेशन को ना, मतलब एक बार अपन जब पन्ने पलटते हैं ना एग्जाम से पहले, तो ये डेफिनेशन को भूलकर नहीं जाना है। अब मान लीजिए कि आप चारों लोग बहुत अच्छे तरीके से, सभ्य तरीके से खड़े थे, पांचवें पारुल आई, कुछ ऐसा ही गलत, उन्होंने कुछ ऐसा ऐसी गलत चीजें फैला दी, तो ये चारों लोग तो लॉफुल असेंबली थी, क्या थी, लॉफुल असेंबली थी। तो एक लॉफुल असेंबली कभी भी अनलॉफुल असेंबली में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है, तो यही लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन में कि an assembly which was not unlawful when it assembled may subsequently become an unlawful assembly, कि एक असेंबली पहले जब असेंबल्ड हुई थी तब हो सकता है कि वो नहीं हो, नहीं हो अनलॉफुल, लेकिन बाद में क्या हो सकती है, वो अनलॉफुल असेंबली में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। मेंबर किसे कहा जाता है अनलॉफुल असेंबली का, तो जो उस फैक्ट से अवेयर है कि ये अनलॉफुल असेंबली है, इंटेंशनली ज्वाइन कर लेता है उस असेंबली में और बना भी रहता है, और इंटेंशनली ज्वाइन करता है और इंटेंशनली बना भी रहता है, तो इसे कहा जाता है कि वो अनलॉफुल असेंबली का मेंबर है। पनिशमेंट, इसकी पनिशमेंट 6 महीने की है, इसकी पनिशमेंट क्या है, 6 महीने की है। 144 देख लेना, आर्म्ड, आप डेडली वेपन, अब ये याद करने वाली चीजें आपको मन है तो याद कर लो, मन है तो याद कर लेना। यदि आर्म्ड विद डेडली वेपन से आप किसी अनलॉफुल असेंबली को ज्वाइन करते हो तो आपकी पनिशमेंट अभी 6 महीने चल रही थी, अब आपकी पनिशमेंट 2 साल हो जाएगी, ठीक है। आप ये जानते हुए भी कि मान लीजिए यहाँ पे आप 5 लोग खड़े थे, 5 लोग खड़े थे, मैं पब्लिक सर्वेंट हूं, मैंने आपको कहा कि डिस्पर्स हो जाओ,
मैंने क्या कहा, अलग अलग हो जाओ, दूर दूर हो जाओ, ठीक है, डिस्पर्स हो जाओ। आप मेरी बात नहीं सुन रहे हो, तब भी आप अनलॉफुल असेंबली में बने हुए हो, तो इसकी जो पनिशमेंट है 145 में दी गई है। ये सब है ना, इसके अंदर है नोट्स में, आपको यहाँ अलग से दिख जाएगा। 2 years. हाँ, जो मतलब देखो, आपको पनिशमेंट याद करनी हो ना, तो ये जनरली ऐसे ही है। 6 मंथ जनरल पनिशमेंट है, थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन की डेडली वेपन के साथ घुस गए आप उसके अंदर, आपको डिस्पर्स करने के लिए कहा, तब भी आप बने हुए हो, तो इनकी पनिशमेंट 2 साल है। ठीक है, एक बार ये भी देख लेना 145। अब आ जाओ राइटिंग, राइट या जो भी इसको शब्द बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं एक बार बताओ, वल्वा बोलते हैं, दंगा बोलते हैं 146 को? बलवा. ठीक है, इसको बलवा बोलते हैं, नीचे वाले को दंगा बोलते हैं, देखना। यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्यों इनको बता रही हूँ, क्योंकि हर इंसान ये जो वल्वा और दंगा है, इसकी जो डेफिनेशन है उसमें कंफ्यूज होता है, ठीक है, हर इंसान कंफ्यूज हो जाता है। राइटिंग, और ये जो 149 में अपन पढ़ेंगे, अभी मुझे शब्द भी याद नहीं आ रहा, 149 में क्या है, सॉ क्या है 149, बताओ एक बार शब्द, मैम राइटिंग आई थिंक दंगा होता है, एक बार हिंदी में देखो ना, अफरे बलवा होता है मैम। एक सेकंड देखते हैं, मेरी spelling नहीं आती। ये दंगा है, ठीक है, नीचे वाले वो देख लेना एक बार, ये दंगा है राइटिंग, और वो अफरे अफरे बलवा है, ठीक है। तो एक बार जैसे अभी भी हम कंफ्यूज हुए, तो आप एक बार देख लेना कि बलवा करना, नीचे वाला याद रख लो, बलवा करना मतलब दो जने मिलके दंगे, आप ये ऐसे याद रखोगे कि दंगे ज्यादा लोग करते हैं, दंगे ज्यादा लोग करते हैं। जो बलवा है, दो जने दो मिलकर बलवा करते हैं, दो मिलकर पब्लिक पीस को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो वो अफरे होता है। राइटिंग का मतलब होता है दंगा। इनकी डेफिनेशन आती है, हम लोग, मैं बता रही हूँ, जब हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ, हमें डेफिनेशन याद है, एग्जाम में आएगा आपसे कि व्हाट डू यू मीन बाय राइटिंग, आप लिख कर ही नहीं आ पाओगे। देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने, कि whoever force or whenever force or violence is used by an unlawful assembly, की अनलॉफुल असेंबली के द्वारा फोर्स और वायलेंस यूज किया जाता है, या उनके मेंबर के द्वारा फोर्स या वायलेंस यूज किया जाता इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट of such assembly, every member of such assembly is guilty of the offense of writing। सिंपल डेफिनेशन है, मैं 110% बोल रही हूँ, अभी आपको याद रहती है, एग्जाम में याद नहीं आती है, तो हमने क्या बोला कि अनलॉफुल मेंबर जो असेंबली है उसके द्वारा, या बाय द मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, ठीक है। यदि क्या किया जा रहा है, फोर्स या वायलेंस यूज किया जा रहा है, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे राइटिंग कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, दंगा कहा जाता है, ठीक है। तो हमने ये देखा कि अफरे अफरे 5 लोगों की जरूरत नहीं है, लेकिन राइटिंग में 5 लोगों की जरूरत है, राइटिंग में 5 लोगों की जरूरत है, इसकी पनिशमेंट 2 साल होगी, ठीक है, इसकी पनिशमेंट क्या है, 2 साल है। फिर यदि आपने डेडली वेपन के साथ में किया है, तो इसकी पनिशमेंट 3 साल है। 149 देख लेना, अभी हम कल पढ़ेंगे 149 को। तो 150, आप अनलॉफुल असेंबली के लिए पर्सन हायर कर रहे हो, आप मतलब जो भी है, ये देख लेना 151, आपको इतना याद करने की जरूरत है तो कर लो, अदरवाइज पब्लिक सर्वेंट को आप असॉल्ट कर रहे हो, जो राइट को सप्रेस कर रहा है, प्रोवोकेशन दे रहे हो ताकि राइट हो, 153, 153 ए, 153 बी, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, 153 है, लेकिन इनके चार्ज बनते हैं, इनके चार्ज आप कई बार देख लोगे, 153 ए, 153 डबल ए, क्या क्या बोलता है एक बार देख लेते हैं, बस ऊपर ऊपर से देखेंगे, अंदर हम इतना डीप में नहीं जाएंगे। लेकिन मैंने क्या कहा कि पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कि आप promoting enmity between different group on ground of religion, race, place of birth, residence, language, etc. or doing acts prejudicial to maintenance of harmony, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, शब्दों के द्वारा, साइंस के द्वारा, विजिबल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा आप प्रमोट कर रहे हो, अटेम्प्ट टू प्रमोट कर रहे हो, ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजियन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, लैंग्वेज, कास्ट, कम्युनिटी, उनके बीच में एनिमिटी की भावना या इल विल की भावना प्रमोट कर रहे हो। अब आप खुद ही देखना,
कि ये ऑफेंस हम कहीं पहले भी पढ़कर आए हैं, कहीं ना कहीं हमने पढ़ी ये 2-3 चीजें। याद है किसी को किसमें पढ़ा था हमने? मुझे खुद को याद नहीं है, लेकिन आप में से किसी को याद है किसमें पढ़ा था? ऑफेंस अगेंस्ट रिलीजियन ऐसे कुछ किसमें पढ़ा था प्रियंका? मैम वो डेलीशियस और डेलिब्रेटिंग डेलीशियस वो वाला था एक जब हम इंटेंशन। कल पढ़ रहे थे ये 279 समथिंग इन सब में पढ़ा था। लेकिन यस जब भी, यस। है ना, तो ये जब ऐसी चीजें आती है ना, तो हम ये 153A कभी आप कई बार देखोगे, कई बार देखोगे कि आप क्या करो, हेटर्ड फैला रहे हो, इल विल फैला रहे हो। ठीक है, तो ये 153A का चार्ज लगा के आना है एग्जाम में, कहीं भी दिख जाए आपको। ठीक है, कि इसने ये क्या कर रहा है, रिलीजियस भावना को, तो 295 समथिंग तो लगेंगे, 295, लेकिन ये चार्ज भी अलग से लगता है। ये क्या, ये चार्ज भी अलग से लगता है जब भी हम क्या करते हैं, चार्ज फ्रेमिंग करते हैं। तो 153 है, एक बार बस ये पढ़ लो। यदि आपके मन के अंदर पढ़ने का है तो नीचे पढ़ लेना। लेकिन क्या कर रहा है, कोई इंसान एनिमिटी फैला रहा है डिफरेंट ग्रुप्स के बिहाफ पर, कि डिफरेंट ग्रुप्स में ऑन द बेस ऑफ रिलीजियन, रेस, प्लेस ऑफ सिक्योरिटी, मतलब इस तरीके से ये ऑफेंस कमिटेड इन प्लेस ऑफ वर्शिप, रिपीटेटिव बातें हैं। आप क्या कर रहे हो, आर्म्स, punishment for knowingly carrying arms in any procession, organizing or holding or taking part in mass drill। जब हम 144 से सीआरपीसी की बात करते हैं तो उसमें प्रोसीजर दिया गया है 153AA के बारे में। आप क्या कर रहे हो, प्रोसेशन में क्या कर रहे हो, आर्म्स लेकर जा रहे हो, आर्म्स लेकर जा रहे हो, मना करने के बावजूद भी। मना करते हैं 144A में, जब हम सीआरपीसी की बात करते हैं वहां पे मना करता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मना करता है कि नहीं, आप नहीं लेकर जाओगे, किसी भी तरीके की आर्म्स नहीं लेके जाओगे, मास ट्रेनिंग नहीं करोगे, मास ड्रिल नहीं करोगे। यदि आप ऐसा करते हो, यदि आप ऐसा करते हो तो सेक्शन 153AA का चार्ज लगता है। मना करने के बावजूद भी, जो 144 ए सीआरपीसी में मना किया है ना आपको, कि आप प्रोसेशन में आर्म ड्रिल नहीं लेकर जाओगे, ये मतलब ये आर्म्स एम्यूनेशंस नहीं लेकर जाओगे, ठीक है, मास ड्रिल नहीं करोगे, मास ट्रेनिंग नहीं करोगे, आप ऐसा करते हो, देखो, इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ एनी पब्लिक नोटिस, इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ एनी पब्लिक नोटिस, तो आपकी जो पनिशमेंट है वो देख लेना, 2000 रुपए तक की है और 6 महीने की पनिशमेंट है। ये तो कुछ देख लेना 153B। 154 की उस ओनर, मतलब कोई ऐसा ओनर है जहां पर अनलॉफुल असेंबली हो रही है, जहां पर अनलॉफुल असेंबली हो रही है और वो ओनर मना नहीं कर रहा है, वो ओनर मना नहीं कर रहा है, 154 का चार्ज है। याद हो जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, ओनर और ऑक्यूपायर ऑफ लैंड ऑन विच एन अनलॉफुल असेंबली इज हेल्ड, वो जानता है कि यहाँ पे अनलॉफुल असेंबली हो रही है, या ये जानते हुए कि यहाँ पे अनलॉफुल असेंबली हो जाएगी, उसके बाद भी वो मना नहीं कर रहा है, तो 154 का चार्ज लगता है। ये सब आपको चार्ट उस पे मिल जाएगा, कहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा। व्हाट इज राइटिंग, व्हाट इज अफरिंग, ठीक है, बाकी सारे आप इसमें देख लेना, देखो ये सब यहाँ मिल जाएंगे आपको, लिखे भी हैं या नहीं भी लिखे हैं, एक बार देख लेना। लिखे ही नहीं होंगे हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग सच में हम ऐसे ऐसे पढ़ते हैं, जो चीजें हमें लगता है ना कि यार कोई बात नहीं, हमारे 1 नंबर भी कट जाएंगे, इन चीजों को तो हम नहीं लिखते। ठीक है, नहीं लिखते, मैंने आपको पहले भी बताया है, जैसे मेंस भी आप लिख रहे हो और आपको लग रहा है कि 3 नंबर कट जाएंगे और आपको सोचना ज्यादा पड़ रहा है, सोचना ज्यादा पड़ रहा है, उसको ड्रॉप कर दो, उस क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन में दिमाग लगाने के चक्कर में आप बाकी के 3 या 6 नंबर का आप क्या कर रहे हो, नुकसान कर रहे हो। ठीक है, अब आ जाओ व्हाट इज अफरे, जो इंपॉर्टेंट बात है वो हम पढ़ लेते हैं। 2 लोग चाहिए, अफरे में कितने लोग चाहिए, 2 लोग चाहिए, इसे बोलते हैं बलवा। दंगा ज्यादा लोग करते हैं, बलवा 2 लोग करते हैं। क्या कर रहे हैं, कर लेते हैं ना, पड़ोसी पड़ोसी लड़ाई करते हैं, शराब पी 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 भी आके, तो ये क्या करते हैं, इन्हें कहा जाता है अफरे। देखो, whenever whenever two or more person by fighting in public place disturbs the public peace, they are said to commit an affray। डेफिनेशन 110% इनकी जो पार्ट बी में इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, हमने एक भी डेफिनेशन को नहीं छोड़ा है, इनकी डेफिनेशन आपको याद करके जानी है। ठीक है, तो अफरे हमेशा राइटिंग और अफरे में कंफ्यूजन होता है, लेकिन अफरे लास्ट में दे रखा है। अफरे में जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, पब्लिक प्लेस पर
पब्लिक प्लेस पर लड़ाई कर रहे हैं जिससे क्या हो रही है, पब्लिक पीस को डिस्टरबेंस हो रहा है, डिस्टरबेंस हो रहा है, तो उनको क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है अफरे। राइटिंग की पनिशमेंट 2 साल है, अफरे की पनिशमेंट शायद 1 महीना है। ठीक है, 1 महीना है। याद रहेगी अफरे की डेफिनेशन। राइटिंग की डेफिनेशन क्या थी, कोई भी बता दो। गौरांश, व्हाट डू यू मीन बाय राइटिंग? मैम जहाँ पे 5 या 5 से ज़्यादा लोग होते हैं फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट, और वहाँ पे वो या तो मिसचीफ कर रहे हैं या क्रिमिनल ट्रेसपास कर रहे हैं मतलब फोर्स या या वायलेंस यूज कर क्रिमिनल रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं। फोर्स या वायलेंस यूज कर रहे हैं, अनलॉफुल असेंबली के मेंबर क्या कर रहे हैं, फोर्स या वायलेंस यूज कर रहे हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, राइटिंग कहा जाता है। देखो अब एक चीज आपको बताती हूँ, जब मेंस में लिखते हैं ना, मैंने क्या कहा, अनलॉफुल असेंबली कर रही है। जब अनलॉफुल असेंबली करेगी ना, तो वहां पे शब्द यूज नहीं हुआ इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। एक मेंबर, जहां पे वर्ड लिखा है ना, एक मेंबर की, वेयर एवर अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ये सारे फोर्स या वायलेंस यूज कर रहा है, तो सारी सारी जो भी सारी असेंबली है उसको लाइबल बनाया जाता है। मान लीजिए आप 5 लोग मिलके खड़े हैं, तो आप पांचों के पांचों लिख रहे हो, जब आप पांचों के पांचों कर रहे हो, तो आपने क्या कहा कि अनलॉफुल असेंबली ने क्या किया, यूज किया, अनलॉफुल असेंबली ने फोर्स या वायलेंस यूज किया। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? लेकिन 5 में से एक मेंबर यूज कर रहा है, 5 में से एक मेंबर यूज कर रहा है, तो वहां पे आप शब्द लिखोगे इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, वो एक पर्सन इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, तो आप पांचों के पांचों लाइबल हो। क्या हो, आप पांचों के पांचों लाइबल हो। शब्द मैंने जो मैं बोलना चाह रही हूँ समझ में आया अनुष्का? जब आप अनलॉफुल असेंबली लिखोगे, वहां पे प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। अनलॉफुल असेंबली तो काम कर ही रही है ना। लेकिन 5 में से कोई भी मेंबर, एवरी मेंबर, आप सब पढ़ोगे इसको, जब हम, आप चीज समझ गए कि जब हम कॉमन इंटेंशन में पढ़ेंगे ना, कॉमन इंटेंशन, तो वहां पे वर्ड लिखा रहता है आ मेंबर इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, कुछ भी काम करता है तो वो सारे के सारे लोग लाइबल रहते हैं। ठीक है, तो जब सिंगल मेंबर की बात होगी तभी हम लिखेंगे इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन अनलॉफुल असेंबली को तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। एक बार हैंड रेज कर दो, समझ में आ गया हो तो। ये सब मेंस लिखने के तरीके होते हैं कि मेंस में वो इंसान, इंटेलिजेंट इंसान बैठा है सामने आपकी, ऑफकोर्स इंटेलिजेंट ही बैठे रहते हैं, तो वो ये छोटी छोटी चीजें आपसे ऑब्जर्व करते हैं कि भाई इस पर्सन को कितनी नॉलेज है, क्यों ये ऐवी चीजें नहीं लिख रहा है। जैसे मैंने अभी किसी की कॉपी देखी थी, इसकी देखिए अनुष्का तुम्हारी, उसमें बहुत अननेसेसरी चीजें लिखी हुई थी। ठीक है, ऐसे शब्द जो नहीं लिखने थे डेफिनेशन क्लॉज में, वो एक बार मैं कॉपी अच्छे से चेक करूंगी तो दोबारा बताऊंगी, लेकिन मैं ऊपर ऊपर से ऑब्जर्व कर रही थी कि आपकी कॉपी में, जैसे प्रियंका की, किसकी, गौरांश की कॉपी सही थी, लेकिन आपकी कॉपी में ऐसे शब्द लिखे हुए थे जो लिखने की वहां पे जरूरत नहीं थी, तो हमें अननेसेसरी भी नहीं लिखना है। ठीक है, याद रहेगा सबको कि अननेसेसरी चीजों को ऐड मत करो, लेकिन जो चीजें जरूरत है उसको लिखो। ठीक है, आगे आ जाओ, क्या लिखा हुआ है। ठीक है, कल हम करेंगे 149 बहुत डिटेल में। अभी आपको इस चैप्टर को ऐसे जर बताने की जरूरत नहीं है 149 को, क्योंकि हम इसको डिस्टिंग्विश करके चलेंगे कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट के तौर पे। अब आ जाओ नेक्स्ट। देखो अब अपन को इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कौन सा चैप्टर आएगा अब, 161 से 171? रुको ये एक बार देखते हैं कहाँ मिलेगा। और इन चीजों को बुरा नहीं मानना, जैसे मैंने बोला आपको कि नहीं आपने अननेसेसरी लिखा है, आपको क्या होगा, अब आप एग्जाम में ये चीज याद रखोगे, यार ये चीज मैंने गलत लिख दी है, ये मैम ने मना किया था। इन छोटी छोटी चीजों को अपन को बुरा नहीं मानना है, पॉजिटिव एस्पेक्ट में लेना है। 161 से 171 दिख जाता है तो ठीक है, अदरवाइज कौन सा चैप्टर है 161 से 171, एक बार बताओगे? चैप्टर चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है? 9। देखो 161 से 191 है।
मैम मैम सीएलए में अफरे को दंगा दे बता रखा है। क्या बता रहे? अफरे को दंगा बता रखा है? यस मैम। एक बार देख लेना, रुको मैं एक बार देखती हूँ। मैम देखते हैं इसको। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है ही अफरे। और आप कौन सी बुक से कह रहे थे अनुष्का, जहाँ पे दंगा या वो बलवा है, क्या कहते अफरे? मैम बुक पे नहीं देखा था, मैंने गूगल पे सर्च करके देखा था। तो एक बार मोस्ट ऑफ देखना किसी के पास में, यदि हिंदी इंग्लिश वाली बुक हो तो एक बार देखना कि अफरे का मतलब दंगा है या राइट का मतलब दंगा है, वो देखना है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश अपन देख लेंगे। राइट का मतलब अभी ये मान लेते हैं, राइट में अपन को अनलॉफुल असेंबली लेंगे, इंग्लिश में याद कर लेते हैं, और अफरे का मतलब दो या दो से ज्यादा लोग हैं। हिंदी में मैं आपको बता दूंगी क्या बोलते हैं। मेरे पास में हिंदी की बुक है, सीएलए की है वो, तो अब देख लूंगी मैं उसके अंदर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम्म, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, इंपॉर्टेंट सेक्शंस आते हैं। क्या इंपॉर्टेंट सेक्शन आते हैं? 161 से लेकर शायद 164 या 65 तक ये जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के थ्रू इनको हटा दिया गया है। इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट आते हैं? ये आते हैं 166 ए और 166 बी। ये आपको पढ़ने की जरूरत है, ये पढ़ने की जरूरत है। क्यों होते हैं ये इंपॉर्टेंट, ये हम मैं बताती हूँ आपको। 166 बी, बाकी सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये आपको पढ़ने की जरूरत है। 166, आप पब्लिक सर्वेंट, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट क्या कर रहा है, किसी पर्सन को इंजरी करने के मकसद से, इंजरी करने के मकसद से लॉ का डिसओबे कर रहा है, जानते हुए कि इससे क्या होगा, इससे लॉ का जो लॉ ने डायरेक्शन दिए हैं उसको वो डिसओबे कर जाएगा। उसकी जो पनिशमेंट है वो पनिशमेंट है 1 साल। ठीक है, क्या है पनिशमेंट? ये पब्लिक सर्वेंट के ऑफेंस है। क्या कर रहे हैं? पब्लिक सर्वेंट के ऑफेंस है कि जानते हुए भी कि उससे क्या हो रहा है, किसी पर्सन को इंजरी हो रही है, लॉ ने जो डायरेक्शन दिया है उसको क्या कर रहा है, डिसओबे कर रहा है, डिसओबे कर रहा है। फिर जो 166 है वहां पे लिखा है टू कॉज इंजरी टू एनी पर्सन। समझ रहे हो मैंने क्या बोला? जो 166 है वहां पे लिखा हुआ है टू कॉज इंजरी टू एनी पर्सन, और 166 ए में लिखा हुआ है डिसओबेइंग लॉ। सिंपल, वहां पे एक शब्द नहीं है टू कॉज इंजरी टू एनी पर्सन। जब हम देखेंगे, देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है पब्लिक सर्वेंट डिसओबेइंग लॉ विद इंटेंट टू कॉज इंजरी टू एनी पर्सन, लेकिन यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है पब्लिक सर्वेंट डिसओबेइंग डायरेक्शन ऑफ लॉ। क्या करते हैं ये, जब हम देखते हैं ना, ये जो पब्लिक सर्वेंट है एफआईआर नहीं लिखते हैं। क्यों मैंने बोला इंपॉर्टेंट है? पब्लिक सर्वेंट आप जा रहे हो एफआईआर लिखवाने, एफआईआर नहीं लिख रहे हैं, तो ये पनिशमेंट लगती है 166, एक ही चार्ज लगता है। देखो, ये जो पर्सन क्या कर रहा है, knowingly disobey prejudice to any person any other direction, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि fails to record any information given to him under section 154(1) of CRPC, ठीक है, in relation to cognizable offense 326A 326B। आप ये जो ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन है, इसकी यदि आप कोई एफआईआर लिखाने जा रहा है, कोई एफआईआर लिखाने जा रहा है, उसको क्या कर रहे हो, उसको आप नहीं लिख रहे हो, उसको आप नहीं लिख रहे हो, ये स्पेसिफिकली मेंशन करा है इन्होंने, इन सेक्शन को स्पेसिफिकली मेंशन करा है, तो आपकी जो पनिशमेंट है वो 6 महीने की होगी। और 166 बी क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देती हूँ कि कोई भी हॉस्पिटल चाहे वो पब्लिक है, चाहे वो पब्लिक प्राइवेट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है, या आप लोकल बॉडीज के द्वारा चलाया जा रहा है, तो आप 357 सी, किसी को याद है 357 सी क्या है सीआरपीसी का? किसी को याद है? जो रेप विक्टिम्स होते हैं उनका क्या मैम होता है, विक्टिम फर्स्ट एड। कंपनसेशन, नहीं नहीं नहीं, विक्टिम कंपनसेशन स्कीम है क्या? 357 है उपचार करने का है। एक बार को उपचार करते हैं ना आप, क्या होता है, फर्स्ट एड सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। फर्स्ट एड और मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना, मतलब ये जो विक्टिम्स होती है ना, मैम वही 326 से विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के अंडर ही मेंशन किया हुआ है वो, ट्रीटमेंट्स ऑफ 357A। विक्टिम्स। 357 सी तो ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम है, विक्टिम कंपनसेशन अच्छा हाँ, स्कीम। 357A है मैम विक्टिम हाँ, कंपनसेशन स्कीम। 357 सी
यदि आपको मतलब कोई भी रेप विक्टिम्स आती हैं या मतलब कोई भी जैसे ये 326A की विक्टिम्स आती है, 326B की विक्टिम आती है, तेजाब फेंक दिया, यदि आप उनको फर्स्ट एड फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करवाते हो, इग्नोर करते हो, तो जो आपकी पनिशमेंट है वो 166B है। ठीक है, तो मैंने आपको 3 ऑफेंस बताए हैं, 3 ऑफेंस बताए, वो आपको याद करके चलना है, 166, 166A और 166B। ठीक है, कई बार चार्ज लगता है इनका, कई बार चार्ज लगता था पब्लिक सर्वेंट्स के ऊपर। बाकी रेंडमली है, बाकी आपको ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट बना रहा है, अनलॉफुली इंगेज इन ट्रेड है, बिडिंग कर रहा है, पर्सोनेटिंग, आप एक पब्लिक सर्वेंट बन पर्सोनेट कर रहे हो, और बियरिंग गार्ब, आप एक पब्लिक सर्वेंट बन रहे हो, पब्लिक सर्वेंट का क्या कोई टोकन यूज कर रहे हो, पब्लिक सर्वेंट की ड्रेस पहन रहे हो, ये थोड़ा सा देख लो। 171, क्योंकि पुलिस ऑफिसर्स की ड्रेस पहन के, पब्लिक सर्वेंट की ड्रेस पहन के लोग बाग क्या करते हैं, डिसऑनेस्ट इंटेंशन से लोगों को इंड्यूस करते हैं। तो बियरिंग गार्ब, आप उसके तरीके का क्या पहन रहे हो, उसके तरीके की ड्रेस पहन रहे हो, या आप उसके तरीके का टोकन यूज करो ताकि आप लोगों को इंड्यूस कर सको कि भाई मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ, तो आपके ऊपर चार्ज लगता है 171 का। देखो कुछ नहीं पड़ा, 166 याद रखना है, 166A याद रखना है। इसमें डिसओबेइंग लॉ है टू इंजर विद इंटेंट टू इंजर पर्सन, इसमें डिसओबेइंग लॉ है, डायरेक्शन ऑफ लॉ है। इसमें इंपॉर्टेंट है कि आपने FIR नहीं लिखी है। और 166B, ये जो रेप विक्टिम्स होते हैं या जो विक्टिम्स हैं जो स्पेसिफिकली मेंशन किए गए 357C में, आप उनका उपचार नहीं कर रहे हो, ये जरूरी नहीं है। ऐसे ऐसे नहीं बोल सकते। मान लीजिए कि कोई भी हॉस्पिटल है, ये जरूर इसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि चाहे वो लोकल बॉडीज द्वारा है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रन किया जा रहा हो या नहीं रन किया जा रहा हो, आपकी जो पनिशमेंट आप नहीं दे रहे हो, तो आपकी 166B की पनिशमेंट है। ठीक है, बाकी का कल पढ़ते हैं। थैंक यू।